आमतौर पे एक रिटेल निवेशक निवेश का फैसला कैसे करता है? या तो ब्रोकरेज के टिप्स फॉलो करके, सोशल मीडिया के टिप्स देख के, या फिर कोई स्टॉक न्यूज में आता है तो वो न्यूज के बारे में पढ़ के, या फिर कोई वेल नोन कंपनी है तो सोच के कि ये अच्छा करती है कंपनी तो फ्यूचर में भी अच्छा करेगी, कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स दे के ही जाएगी, जैसे कि रिलायंस। या फिर कोई स्टॉक बार बार गेनर्स के लिस्ट में आता है तो वो गेन्स दे के मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और यूजुअली इन सब में ऐसे होता है कि हम रिटेल हायर प्राइस में उस स्टॉक में अटक जाते हैं और एग्जिट का रास्ता नजर नहीं आता। तो अगर आपको एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। और प्रॉपर प्लान के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अब बजट के अलावा इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा अच्छा हो सकता है, क्योंकि बजट डिसाइड करता है कि सरकार पैसा कहाँ पे खर्च करने वाली है, कौन से सेक्टर पे खर्च करने वाली है, कहाँ पे डेवलपमेंट लाने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा वो सेक्टर फोकस में आता है, उस सेक्टर को बूस्ट मिलता है, और अल्टीमेटली उस सेक्टर में जो भी कंपनीज है उनको भी बूस्ट मिलता है। तो वो कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके पास एक अर्निंग्स की विजिबिलिटी आ जाती है, फ्यूचर की विजिबिलिटी आ जाती है। तो हमें इसी पे काम करना रहता है। लास्ट टाइम मैंने बजट का वीडियो बनाया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कौन से सेक्टर 2026-27 के बजट से फोकस में आ रहे हैं, कौन से सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, और फिर जो स्टॉक्स बेनिफिट हो रहे हैं उनके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं एमबीए फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। 2026-27 के बजट में फिर से एक बार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे जोर दिया है। अब इसके तहत सरकार ने ये खर्चा जो था लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ से अभी इस ईयर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। इसकी वजह से होता ये है, कैपेक्स की घोषणा जैसे ही होती है तो बाकी सेक्टर्स सुर्खियों में आते हैं, क्योंकि ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है, बाकी सेक्टर्स को भी बूस्ट देता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज है, कंज्यूमर्स है। तो ये सारे सेक्टर्स भी इसकी वजह से मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आज हम सारे सेक्टर्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले अब कैपेक्स की वजह से जो विजिबिलिटी मिलेगी जो सेक्टर के लिए, सबसे पहला सेक्टर आता है कैपिटल गुड्स। अब इनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा, और जो अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, रेवेन्यू की विजिबिलिटी है, ये भी इनको मिल जाती है। अब कैपेक्स में जो सबसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है, इसमें कैपिटल गुड्स आता है। जो हाई लिफ्ट सिस्टम रहते हैं, मल्टी स्टोरी जो मंजिलें बनाते हैं, उसके लिए हाई लिफ्ट सिस्टम की जरूरत होती है। और जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है उनके लिए एक टनल बोरिंग के मशीन्स है, तो उनकी भी काफी जरूरत हो जाती है। तो इनके लिए ये पॉजिटिव है। अब इसकी वजह से बेनिफिट होने वाली कंपनी है L&T, एलिकॉन इंजीनियरिंग, क्राउन लिफ्टर्स, जो कि भारे भरकम लिफ्टिंग सिस्टम्स, टनलिंग के इक्विपमेंट्स जो है इनका जो है निर्माण करती है। इसके अलावा सीगल, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी, केईसी इंटरनेशनल, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एचजी इंफ्रा, इनको भी लाभ होने की संभावना है, क्योंकि इनके पास भी जो है सपोर्ट करने के लिए जो चाहिए तो इसका प्रोडक्शन भी ये कंपनीज करती है, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये कंपनीज भी बेनिफिट होने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने का प्रस्ताव है। तो इसमें टियर 2 सिटीज और टेम्पल टाउन्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मुंबई, पुणे है, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, वाराणसी। ये सारे जो है इनको इंक्लूड करके एक 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इंटरसिटी। और जो है 20 न्यू नेशनल वाटरवेज भी बनाए जाएंगे, और 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का स्कीम भी है, जो जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। अब इसमें जो स्टॉक्स बेनिफिट होंगे वो है रेल से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, RVNL है, इरकॉन है, जुपिटर वैगन्स है, तीतागढ़ रेलवे सिस्टम्स है, फिर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये स्टॉक्स सारे इनके ऊपर नजर रखना बेहतर रहेगा। अब सरकार का विजन ये भी है भारत को एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने का। तो इसमें पुश देने के लिए सरकार ने जो किया है घोषणा, वो है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉरेन कंपनीज, तो उनके लिए टैक्स हॉलिडे घोषित किया है।
ये टैक्स हॉलीडे रहेगा 2047 तक, जो है लगभग 20-21 साल का। लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन सरकार ने ये रखी है, ये जो भी सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी डेटा सेंटर ऐसे कंपनीज को जिनकी ओनर्स इंडियन है, और जो भी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इसमें, तो वो भी जो इंटरमीडियरीज होंगी वो इंडियंस होंगे, रिसेलर्स भी इंडियन होने चाहिए। तो जो सर्विस प्रोवाइड करेगी वो बस फॉरेन कंपनी होगी जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली जो भी कंपनीज है वो सारी इंडियन होनी चाहिए। तो ऐसे में जो कंपनीज आती है सुर्खियों में वो है अनंतराज और लोधा डेवलपर्स, क्योंकि ये पहले से रियल एस्टेट कंपनीज है और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनके पास जो एक डेटा सेंटर बनाने के लिए ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, तो इन कंपनीज को फायदा होगा। साथ ही साथ जो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, इनके अनुसार जो सपोर्ट करने के लिए आती है कंपनी, जैसे कि पावर है या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के इक्विपमेंट्स है, तो उसमें एबीबी है, सीमेंस है और कमिंस, तो ये कंपनीज भी सुर्खियों में इसकी वजह से आ जाएगी। बजट में सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 1.05 लाख करोड़ से ज्यादा एलोकेशन दिया है। ये लास्ट ईयर से लगभग 10% से ज्यादा है। अब इसमें जोर है बायोफार्मा शक्ति, 10,000 करोड़ इसके लिए एलोकेशन है। 5 रीजनल मेडिकल हब्स, 1 लाख से ज्यादा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है इनके ट्रेनिंग के लिए। तो जो बजट का एम है बेसिकली भारत को एक ग्लोबल हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का। तो इसके लिए सरकार का जो प्रयास है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस है, आयुष सेंटर्स जैसे मॉडर्न मेडिसिन और पोस्ट रिहेबिलिटेशन केयर जो है, तो इनको इंटीग्रेट करने का, इनका एक प्रॉपर सप्लाई वैल्यू चेन में एक पोजीशन बनाने का। सो बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए जो 10,000 करोड़ मिलेगा वो लगभग 5 साल के ऊपर मिलेगा। तो इसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये फोकस में आती है, जैसे बायोकॉन है, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला, जायडस लाइफ साइंसेस, ये स्टॉक्स बेनिफिट होने की संभावना है। अब जो पूरे सेक्टर को बेनिफिट होने के लिए सरकार ने बूस्ट करने के लिए जो प्रयास किया है, तो जो मेडिकल हब्स बना दिए जाएंगे, ये जो लैब्स और जो हॉस्पिटल्स है इनके साथ साथ मिलके ये बना दिए जाएंगे। तो जिसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, विजया डायग्नोस्टिक जैसी कंपनी और हॉस्पिटल जो है अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर, एस्टर डीएम, ये इसके जैसे स्टॉक्स जो है बेनिफिट हो जाएंगे। रेयर अर्थ सेफ्टी, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सुरक्षा के लिए और उसके प्रोक्योरमेंट के लिए भी सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं। तो इसमें जो है क्रिटिकल मिनरल्स अभी कुछ महीनों से वैसे भी चर्चा में है, क्योंकि इनका जो यूसेज है ये काफ़ी जगह पे है, जैसे कि कंप्यूटर्स है, जो भी टीवी वगैरह है, और जो एआई और डेटा सेंटर से रिलेटेड जो भी अभी विकसित होने वाला है, तो उसमें भी इनका क्रिटिकल मिनरल्स का काफ़ी रोल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और पूरा आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार ने जो स्टेट से कुछ ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनको रेयर अर्थ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का जो प्रयास करने की योजना बनाई है। तो इसकी वजह से क्रिटिकल मिनरल की जो सप्लाई चेन है वो सेफ हो जाएगी, और जो चाइना पे डिपेंडेंसी है तो वो भी अपनी कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या जो शेयर्स आते हैं फोकस में, ये है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IREL इंडिया लिमिटेड, NLC। तो ये कंपनी जो है ये उत्खनन में और प्रोडक्शन में काम करती है मिनरल्स के। साथ ही साथ अब जो बूस्ट मिलेगा दूसरे एक सेक्टर को, वो है EV से रिलेटेड जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, क्योंकि EV भी डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स पे, और अभी तक जो कंपनीज डिपेंडेंट थी इंपोर्ट्स पे, तो इनके लिए, इन कंपनीज के लिए एक फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल बूस्ट भी मिलेगा, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इंपोर्ट्स पे, और तो इसकी वजह से फाइनेंशियल भी एक बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को, और जो सप्लाई चेन में दिक्कतें आती थी तो वो भी इसकी वजह से कम हो जाएगी इन कंपनीज के लिए। तो इसमें जो स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी है, टीवीएस मोटर्स है, एथर और हीरो जैसी कंपनीज है, जिनको भी
बढ़ावा मिलेगा। इसके बारे में आपको और पढ़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और एक बूस्ट अच्छा खासा मिला है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो इसके तहत सरकार ने जो है लगभग 75% ज़्यादा एलोकेट किया हुआ है। लास्ट ईयर ये 22,000 करोड़ था, जो बढ़ा के अभी 40,000 करोड़ किया गया है। अब इसके लिए रीज़न ये भी है, जो इंडस्ट्री की खुद की तरफ से भी एक इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया गया है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से अब इंडिया एक सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, जैसे कि पीसीबीज है, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स है, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, तो इसका एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम बन जाएगा। और 2030-31 तक लगभग $500 बिलियन का जो है ये इकोसिस्टम क्रिएट करने का सरकार का टारगेट है। इससे जॉब्स भी अच्छे खासे क्रिएट होंगे। और मैंने हिस्ट्री भी देखी, तो जो इस सेक्टर में एक तो जॉब्स भी अच्छे खासे क्रिएट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट का जो अगले 6 साल में प्रोडक्शन का जो कमिटमेंट है, ये 10.3 लाख का करोड़ से ज़्यादा का प्रोडक्शन होने का एस्टिमेट है। तो जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, 46 से भी ज़्यादा अप्रूव्ड एप्लीकेशन है इसके लिए। इसमें डिक्सन, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंडाल्को जैसी कंपनीज शामिल है। सेमीकंडक्टर मिशन 2 ये भी बूस्ट किया गया है। तो जो पैरेलल ये जाता है ECMS के, इसमें जो फोकस में आती है कंपनीज ये है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, काइनेस टेक्नोलॉजीज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लेकिन संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। तो अच्छे जो रिजल्ट दे रही है कंपनीज, उसको देख के ही आप यहाँ पे एंट्री लेना। तो डिफेंस के लिए जो एलोकेशन दिया है वो है 7.85 लाख करोड़ का, जो बढ़ा के 15% से ज़्यादा है लास्ट ईयर से। तो यहाँ पे सरकार का जोर ये है कि 75 प्रोक्योरमेंट जो है ये डोमेस्टिक प्लेयर से आना चाहिए। तो इसमें जो एरो इंजन है, एयरक्राफ्ट्स और नेवल मॉडर्नाइजेशन, इस पे ये कंपनी जो है बेनिफिट होगी। इसमें आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स है और सोलर इंडस्ट्रीज है। ग्रीन एनर्जी के लिए बूस्ट देने के लिए सरकार ने जो कदम लिया है वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और लिथियम बैटरीज जो है इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी का एग्जम्पशन। तो इसकी वजह से जो स्टॉक्स फोकस में आते हैं वो है अमाराजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा पावर। हमने एक टेंटेटिव लिस्ट दी है जो भी सेक्टर्स और स्टॉक्स बेनिफिट हो सकते हैं बजट की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली जो फंडामेंटल्स हैं वो मैटर करते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और स्पेशली वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो वो मैटर करते हैं। सो अकॉर्डिंगली कीप अ वॉच और आप अपना खुद का एनालिसिस करके फिर डिसीजन लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल, रेलेवेंट लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके भी मुझे बताना, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो और कोई वीडियो में लेके आऊँ तो उस टॉपिक पे बनाने की मैं कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।